नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास कार्यक्रम। और ये खास कार्यक्रम है अमरनाथ यात्रा को लेकर। जी हां, वही अमरनाथ यात्रा जिसको लेकर वर्षों तक आतंकवादी धमकियां देते रहे। और इस दौर में अमरनाथ यात्रा पर चर्चा करना इसलिए भी प्रासंगिक हो जाता है क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से पूरी दुनिया ने देखा कि पहलगाम में आतंकवादियों ने जो कायराना हरकत को अंजाम दिया, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर भी चलाया गया। लेकिन आतंकवादी क्या चाहते थे? वे चाहते थे कि भारत माता के मुकुटमणि जम्मू कश्मीर की तरफ देश के अलग अलग हिस्सों से जो नौजवान जा रहे हैं उनकी संख्या में कमी आए। लेकिन देश में अनेक ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि इस प्रकार की जब चुनौती आती है तो पहली पंक्ति में खड़े होते हैं। और खास तौर पर जब चुनौती आती है आतंकवादियों की तरफ से तो मां भारती की सेवा के लिए या कहिए कि दुष्ट आतताइयों का नाश करने के लिए, उनके मंसूबों को तोड़ने के लिए, उनके हौसले पस्त करने के लिए, जहां के लिए मनाही होगी, जहां कहीं खतरा दिखेगा, जहां लगेगा कि भारत को कमजोर करने की बात है, तो उन विचारों का प्रतिकार करते हुए भारत माता का मान बढ़ाने के लिए और पूरे देश को समरस बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही दो युवक, दो नौजवान, दो सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ में हैं। हम स्वागत करते हैं सबसे पहले धनंजय सिंह जी का। धनंजय जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और दूसरे मेहमान हैं श्रीमान देवेंद्र जी। देवेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमान धनंजय जी समरस भारत सेवा संस्थान के अध्यक्ष हैं। देवेंद्र जी समरस भारत सेवा संस्थान के सचिव हैं। सबसे पहले तो जानना ये चाहेंगे धनंजय जी आपसे कि अमरनाथ यात्रा जो आप कर रहे हैं, जहां तक मेरे को जानकारी है लगभग 2 दशक हो गए हैं, पहली यात्रा की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई? विवेकानंद जी, 1996 में जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तब उस समय आतंकवादियों ने जो अमरनाथ यात्रा को चेतावनी दी थी, मैं फर्स्ट ईयर में था कॉलेज में उस समय से मन में धारणा थी कि मुझे उस स्थान पर जाना चाहिए और उनको उनके मंसूबों को सफल नहीं होने देना। पर पढ़ते थे, वैसी व्यवस्था नहीं बैठी। फिर सन 2000 में मैं संघ का प्रचारक बन गया। तो जब किसी से पूछता तो यात्रा के लिए कम से कम 7 से 8 दिन समय चाहिए और प्रचारक जीवन में 7-8 दिन व्यक्तिगत समय मिलता नहीं है, तो वो समय भी निकल गया। पर सन 2006 में जब मैं लौटा तब मैंने जिद की कि मैं घर जाने से पहले, कि मैं जब संघ शिक्षा वर्ग से मैं घर की तैयारी कर रहा था, तो घर जाने से पहले अमरनाथ यात्रा पे जाऊंगा। और सबसे बात की, वो दौर था देश के अंदर कि आतंकवादियों के भी हमले होते थे। तो एक गाड़ी हमने ढूंढी कहीं जयपुर से, तो मैं सीकर से रवाना हुआ, गाड़ी जयपुर से आई और रिंगस हम मिले। तो उस गाड़ी में जो ड्राइवर था हमारे विचार के अनुकूल नहीं था। अच्छा। तो हमको डर और लगा कि वो कश्मीर जाएंगे और जहां आतंकवादियों का क्षेत्र है तो उस गाड़ी को तो नहीं लेंगे। तो मेरे एक मित्र हैं, उस साल इनोवा खरीदी थी कि नहीं, तो कहा आप ये मेरी ले जाओ। अब मेरे को गाड़ी चलानी आती भी नहीं थी, बस सीख ही रहा था उस समय। तो एक से 7 लोग थे, तो पूछा भाई साहब मैं चला लूंगा पहाड़ पे। तो नया नया मुझको शौक था कि ठीक है यार, जमीन पे मैं चला लूंगा, पहाड़ पे आप चलाना। ऐसे हमारी यात्रा की शुरुआत हुई जी। इस तरीके से निश्चित रूप से समझा जा सकता है कि उस दौर में कितनी प्रतिकूल परिस्थितियां थी, आतंकवादियों की धमकियां भी आती थी और सामान्य रूप से ट्रांसपोर्ट वाले लोग, जो गाड़ियों वाले लोग हैं, वे भी वैष्णो देवी की यात्रा के लिए तो सहजता से तैयार हो जाते थे। लेकिन अमरनाथ यात्रा, एक तो रास्ता भी बहुत दुर्गम बताया जाता है और दूसरा जिस तरीके का भय का माहौल उस दौर में रहा करता था, बड़ी मुश्किल से धनंजय जी की पहली यात्रा हुई। देवेंद्र जी, आपकी कैसे शुरुआत हुई? मेरा भी पहला अनुभव बहुत ही अद्भुत रहा। धनंजय जी भाई साहब और ये सब लोग जाते थे पहले से ही, तो इन्होंने मेरे से चर्चा की कि भाई साहब अमरनाथ यात्रा चल रहे हैं, आप भी चलेंगे क्या? तो मैंने भी हामी भर दी कि चलना ही है भाई साहब। तो हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया। तो जो मेरा पहला अमरनाथ यात्रा का जो रजिस्ट्रेशन था वो मैंने अभी तक भी संभाल के रख रखा। कौन से सन में हुई? 2016 में शुरुआत की। 16 में आपकी शुरुआत हुई। और उसके बाद में बाबा की कृपा ऐसी रही कि हर वर्ष जाना होता है।
अपने आप में महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि देवेंद्र जी की यात्रा की शुरुआत 2016 में होती है, धनंजय जी की शुरुआत होती है 2006 में, 10 वर्ष बाद, और लगभग 20 वर्ष होने को आए, लगातार ये यात्रा होती जा रही है। धनंजय जी, ऐसा नहीं लगता कि अनेक बार, चूंकि जम्मू कश्मीर में तो हमने देखा है सब तरह के दौर वहाँ रहे हैं और आतंकवादी घटनाएं भी बहुत हुआ करती थी, जब आप वहाँ जा रहे थे, 2-4 साल यात्राएं हो गई, घर परिवार वालों ने ये नहीं कहा कि ठीक है दर्शन हो गए ना, बार बार हर साल क्यों खतरे में जाना है? मेरी जो पहली यात्रा 2006 थी वो ही यात्रा संकल्प का आधार थी। और जब मैं बता रहा था कि साधन तो मिल गया, तो हम लोग रात को रवाना हुए और रास्ता भी बहुत जानते नहीं थे, तो देर रात तक हम सोनीपत पहुंचे, मकान किराए पर होटल लिया, सो गए। अगले दिन भी शाम तक खूब गाड़ी चलाई तो हम पठानकोट ही पहुंचे। अच्छा। इससे आगे नहीं पहुंच पाए, अनुभव ही नहीं था सड़क आगे कैसी होगी, जम्मू में घुसने वाले हैं, पठानकोट बॉर्डर होता है कश्मीर का, और रात का समय हो गया है, कैसा माहौल होगा। रात को रुक गए, सुबह अगले दिन वहां से गाड़ी उठाई 4 बजे और रवाना हुए। तो जब आप बेस कैंप में गए जहां से यात्रा शुरू होती है, तो वहां सूचना ये हो गई कि भैया अब तो यात्रा स्थगित हो गई आज की, क्योंकि वहां बारिश हो गई है, लैंडस्लाइड हो गई है। तो हमारे बीच में किसी ने कहा चलो आज का दिन बचा है, चलते हैं वैष्णो देवी। तो जो मेरे साथ सज्जन गए थे उन्होंने कहा वैष्णो देवी की हाइट तो बहुत ऊंची नहीं है, इसलिए गाड़ी आप चला लो। अब नई नई गाड़ी सीखते शौक तो रहता ही है चलाने का। तो वैष्णो देवी गए, शाम को आ गए। अगले दिन जब यात्रा शुरू हुई तो जिन सज्जन के भरोसे में गया था उन्होंने कहा भाई साहब मैंने आज तक पहाड़ पर गाड़ी नहीं चलाई है। अब हम देखिए, हम 7 लोग हैं और मैं गाड़ी सीख ही रहा था, उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए। तो पहली बार मैं भगवान भोलेनाथ की कृपा से गाड़ी चलाई और सकुशल हम लोग, अपने अनुभवहीनता थी हमको, अनुभव नहीं था हमको, उसके आधार पे भी बाधाओं को पार कर पहुंचे। तो मैंने कहा भगवान भोले की कृपा है। तो इस यात्रा को जब वहां लोगों से पूछता था, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, कोई 30 साल से, तो ऐसा कोई संकल्प नहीं था, पर अगली बार जरूर आऊंगा, ऐसा मन में करके विचार चालू हुआ। और वहां जो ऊपर पहुंचते हैं तो इतना अधिक दिक्कत होती है, जो 10 लगभग ऊपर सीढ़ियां हैं, हर सीढ़ी पर ऑक्सीजन की दिक्कत रहती है और परेशान हो जाते हैं यार कहाँ आ गए अपन। पर जैसे ऊपर जाके बाबा के दर्शन करते हैं तो वो सारी थकान दूर हो जाती है और वही मन तय करता है कि अगली बार फिर आऊंगा। तो पहली बार 2006 में जब आप गए थे, उस समय कौन कौन लोग थे साथ में, कुछ नाम वगैरह भी? हाँ, मेरे तो उस समय ध्यान है कि मैं जब सीकर में प्रचारक था तो वहाँ सह जिलाकार श्याम सुंदर जी स्वामी, संपत सिंह जी आजकल शिक्षक संघ के नेता हैं, अपने कैलाश जी थोई हमारे जो किड़ा भारती के भी कार्यकर्ता हैं, ऐसे कोई 5-7 लोग थे। 7 लोग, पूरी 7 सीटर 7 सीटर लेकर हम पहली बार गए। और बड़ा रोचक प्रसंग है कि हमको यह ध्यान था कि कहीं भी कोई गड़बड़ हो तो आर्मी वालों के पास जाना है, ये पता था, ये अनुभव था। तो हम जब शाम को 4-1 बजे, बड़ा रोचक प्रसंग है, 4-1 बजे हम जब पहुंचे तो शाम को 4 बज गए और हम काजी कुंड क्रॉस किया हमने खन्नाबल से पहले। तो वहां पर हमको आर्मी वालों ने रोक लिया। अच्छा। हमको रोकते ही जिन सज्जन ने ये कहा था कि गाड़ी मैं चलाऊंगा, उन्होंने थोड़ा वो दिया भाई साहब, अब अगर हमने यात्री बोला तो हमको यहाँ रोक लेंगे लोग, हमको बोलना टूरिस्ट तो हमको आगे जाने देंगे। अच्छा। तो हमने कहा टूरिस्ट, अब मेरे को अनुभव था नहीं। तो उन्होंने कहा आप मेरे को देख कर कहाँ से आए हो, मैं सीकर से आए, कि ऐसा है आप टूरिस्ट बोलोगे हम जाने देंगे आपको, अगर आप यात्री हो तो शाम को 4 बजे आपको इस बेस कैंप में ही रुकना है, आगे अगले दिन जाएंगे। हमने ये टूरिस्ट बोला, हम चले गए और जाके श्रीनगर शाम को पहुंचे 6 बजे। वो एक पुलिस वाले से पूछा कि बालताल जाना है, तो कहा इधर से चल जाओ, उसने इशारा कर दिया। और किसी से पूछा दूरी कितनी है कि 20 किलोमीटर में। 20 किलोमीटर तो है, क्या है पहुंच जाएगा तो 2 घंटे में। अब साहब 20 किलोमीटर हो गई, 25 किलोमीटर हो गई, बालताल नहीं है। रात के 8 बज गए। तो हमने जो किताबों पढ़ा था जी, और जो अखबारों में पढ़ा था, हजरत बल गांव नाम का बोर्ड देखा। अब हजरत बल का तो बड़ा एक इतिहास है आतंकवादियों का जी, हम सब जानते ही हैं। अब रात के 8 बज रहे हैं, तो जीवन में जो अनुभव था उस अनुभव का थोड़ा उपयोग लिया। 2-4 विद्यार्थी वहां से जा रहे थे, उनको बुलाया, मैंने पूछा कि बालताल कितनी दूर है। तो उन्होंने कहा बालताल यहाँ से 90 किलोमीटर है। 90? बोले रात को जा सकते हैं कि नहीं, रात को नहीं जा सकते। उन बच्चों ने बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि देखो
वैसे कश्मीर हमारा अच्छा है पर कुछ बहुत लोग गड़बड़ हैं, तो मैंने कहा यहाँ रात को होटल मिल जाए। कि नहीं नहीं, इस गांव में नहीं रुकना आपको, आप गंदरबल जाइए, अगला गांव डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, और वहां कोई गांव मिल जाएगा आपको, होटल मिल जाएंगे। अगले गांव में गए, हालांकि वो एक प्रसंग छूट गया, उस बच्चे से पूछा कि बच्चे, मैंने कहा तुम साइंस के विद्यार्थी हो क्या? तो बड़े राजी हुए कि आपको कैसे मालूम चला? मैं कहना आपके चेहरे में दिखता है। अब हमको तो पता जीवन का अनुभव था कि कॉमर्स वाले ट्यूशन सुबह पढ़ते हैं और साइंस वाले ट्यूशन शाम को पढ़ते हैं, और ट्यूशन पढ़ के आ रहे थे वो। तो बड़ा ऐसा प्रोसेस था। आगे हम गंदरबल गए तो वहाँ चेक पोस्ट मिला, कहाँ से आए हो? कि राजस्थान से आए हैं। तो उन्होंने डांटा हमको कि आप रात को आए हो, और अभी हाँ अभी थोड़े दिन पहले उस दौर में क्या 2006 के अंदर बच्चों को आतंकवादी बनाकर प्रयोग चल रहा था। बच्चे आते थे हैंड ग्रेनेड लेकर गाड़ी के अंदर डाल देते थे। अच्छा, वो दौर था। तो डांटा हमको, फिर कहा कि वापस जाओ श्रीनगर, और किसी से बात नहीं करनी, शीशे बंद करने, जो रोड में कहीं खड्डे हैं, रोड पे रिपेयरिंग है, उस पर टायर नहीं चलाना। ये पहली सारे अनुभव हमको दिए उन्होंने, और हम सब चल पड़े, सारे सुन चुप। अब डर लगना ही था। हम लोग गए तो अब गलती से जिस साइड से हम आए थे वो साइड श्रीनगर छूट गई, और हम पहुंच गए लाल चौक पहुंच गए रात के 10 बजे। तो अब पहुंच गए तो थोड़ा सा वो डर लगा, सबको डर लगा। लाल चौक का नाम सुनते ही सब बड़ा लाल चौक पे जो है वो उसके आसपास का क्षेत्र बहुत संवेदनशील क्षेत्र बताया जाता ही है। हालांकि मेरे खुद का अनुभव रहा कि मैं विद्यार्थी तो साइंस का रहा, लेकिन भूगोल और इतिहास मेरा अच्छा रहा। तो जब मैं रास्ते से निकलता हूँ तो कुछ पॉइंट नोट कर लेता हूँ। तो जब जा रहा था श्रीनगर से बालताल के लिए, तो मैंने एक भोजनालय देखा जहाँ भगवान शंकर की फोटो लगी हुई थी। वो रात को वहीं जाकर रुकेंगे, वहीं पूछेंगे। तो रात को फिर हम वहाँ पहुंचे, पूरा डल झील के चक्कर लगाकर वहाँ भोजन किया। तो उसने समझाया कि आप रात को नहीं जाना, आप यहाँ रुकिए होटल में। ऐसे हमारी यात्रा का प्रसंग बड़ा निश्चित रूप से रोचक प्रसंग है, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये भी है कि जैसा इनको किसी ने बताया कि श्रीनगर से बालटाल केवल 20 किलोमीटर है, और वास्तव में दूरी तो 100 किलोमीटर से अधिक की होगी। तो कई बार यात्राओं में इस प्रकार की स्थिति भी बन जाती है कि लोग आपको भ्रमित करने वाले भी बहुत होते हैं। और इसीलिए मैं अक्सर ये कहता हूँ कि आप केवल, आज के दौर में तो गूगल बाबा आ गया है, लेकिन केवल उसके भरोसे मत रहिए। आप 2 जगह 4 जगह पूछिए, और जहाँ कहीं आपको संदेह हो रहा है वहाँ 2-4 जगह और आप एक बार कंफर्म करके ही आगे बढ़े। देवेंद्र जी, आपके पास भी बहुत सारे संस्मरण होंगे, बहुत सारी बातें। बिल्कुल बहुत सारे संस्मरण है। पर क्या है कि धनंजय जी वैसा बोलते हम साथ जाते थे तो इनका अनुभव पूरा था। ये 10 साल की यात्रा कर चुके थे ना उस समय तक जब आपका प्रारंभ हुआ। तो और हमारा तो जब नया नया शुरू हुआ, तो जिस दिन मैं पहली बार जब यात्रा पे गया तो हम रात को जाके और पठानकोट में ही एक होटल में रुके। जयपुर से सुबह रवाना हो गए थे, शाम को पठानकोट पहुंचे, और जैसे ही होटल के रूम में हमने चेक इन किया और होटल में गए हम, तो होटल में जाते ही मैंने टीवी ऑन किया। टीवी ऑन करते ही उसके ऊपर खबर चल रही, अमरनाथ यात्रियों के ऊपर हमला, पूरी बस के ऊपर हमला। और जैसे ही वो खबर हमने सुनी और तुरंत घर से फोन आना शुरू हो गया, तू कहाँ गया, वहां तो ऐसा हो गया, हमला हो गया। अब मेरे पास में जैसे ही फोन आया 2 मिनट बाद में सबके पास में फोन आना शुरू हो गया। तो मेरे को भी ऐसा लगा कि यार पहले बार ही आया और पहले बार ही ऐसा हो गया। वो बोलते हैं मूड उड़ा दे। और फिर सत्यनारायण जी भी साहब भी थे, नरेंद्र जी मई भी थे। कितने लोग थे उस समय जब आप पहली बार? जब मैं पहली बार गया तब सत्यनारायण जी हैं, अपने कार्यकर्ता हैं, और नरेंद्र जी मई हैं, और बलवीर जी हैं। कार से गए थे या कोई टेम्पो ट्रेवलर? कार से। वो 6-7 लोग गए? वो 6-7 लोग गए थे। तो फिर भाई साहब ने कहा, हमारा थोड़ा मन ऐसा हुआ कि यार क्या करें, चलना है कि नहीं चलना। इधर परिवार वाले खूब दबाव डाल रहे। तो फिर भाई साहब ने अपने किस्से सुनाने शुरू किए। तो फिर ऐसा लगा कि ऐसा तो हर बार ही होता है। तो फिर सबने तय किया कि चलो ठीक है चलें। और फिर हमारी यात्रा भी अनुभव ऐसा रहा कि यानी हर जगह जब हम पहली बार जब वहाँ गए और बेस कैंप में हमारी एंट्री हुई, एंट्री होने के बाद में जो कॉन्वॉय चलती है, अमरनाथ यात्रा में जो कॉन्वॉय चलती है, उस कॉन्वॉय का परिदृश्य ऐसा होता है कि जैसे हमारे को कोई वीवीआईपी ट्रीटमेंट। हमारे दर्शक कॉन्वॉय समझ नहीं पाएंगे तो उसको थोड़ा सा आप स्पष्ट कर दीजिए। तो वो एक आर्मी की एक ड्रिल होती है। तो उसमें क्या है, जो यात्री की सुरक्षा के लिए, यात्रियों की सुरक्षा के लिए रूट लाइन लगती है
तो रूट लाइन में क्या है कि दोनों तरफ आर्मी के जवान रहते हैं, बीच में यात्री रहते बीच में यात्री, पूरा रोड यानी उसी के लिए, यात्रा के लिए पूरा रोड, यात्रियों की सुरक्षा के लिए आज से। और उसमें गाड़ियां और आर्मी की पूरा असला और ये सब मशीन गन लगी हुई है चारों तरफ। और ऐसा दृश्य देखकर यूं झुरझुर सी ऐसे पहले बार ऐसा हुआ कि यार कहाँ आ गए ऊपर। ये क्या कैसी यात्रा हो रही है जिसमें इतनी भयंकर सुरक्षा व्यवस्था है, लेकिन सब भगवान भरोसे। हाँ, सब भगवान भरोसे। पर फिर रहा है ऐसा कि अपन सोचते हैं पर फिर बाद में चलो ठीक है जो होगा जो देखा जाए। धनंजय जी, आपने जब शुरुआत की यात्रा की, 7 लोग गए, इनोवा गाड़ी से गए। अभी जो पिछले 4-5 वर्षों से आप जा रहे हैं, वही एक ही गाड़ी से जा रहे हैं या फिर कुछ दायरा बढ़ा है? हाँ नहीं, वो कोरोना काल के बाद यानी 2022 से दोबारा यात्रा शुरू हुई तो हमारे साथ जाने वालों की संख्या बढ़ने लग गई। और उन सबको मैं कहता हूँ कि आप भी एक नई गाड़ी कर लो, छोटी गाड़ी कर लो, पर वो कहते नहीं, आप जिस गाड़ी में बैठोगे उसी में बैठेंगे। वो अनुभव है ना हाँ। इतना, तो अब उस गाड़ी में बैठे तो हम तो एक इनोवा लेते हैं, इनोवा में 7 सीट तो है परंतु 5 लोग ही आराम से बैठ पाते हैं। लंबी यात्रा है, पहाड़ों की यात्रा है। तो अब सबके जिद तो पिछले 3-4 वर्षों में 2022, 23, 24, 22 में भी हमने वो की क्या ट्रेवलर की, और 23 में बड़ी बस की, अच्छा। उसमें 24 में फिर ट्रेवलर की। ऐसे तो अधिकतम संख्या ये कहाँ तक पहुंची जब बस में तो 36 लोग थे। 36। संख्या तो बहुत हो, हम संख्या को रोक लेते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमको ये कम से कम वो लोग साथ जाएं जो हम एक दूसरे को जानते हो। वरना तो मेरे पीछे बहुत लोग, मैं जब डालता हूँ तो मेरे सोशल मीडिया पर सब लोग आप जरा हमें ले चलो, लेकिन सबके साथ सबका मन मिला हो, क्योंकि हम यात्रा कंपनी तो है नहीं, यात्रा बहुत अच्छे से हो यात्रा कंपनी तो है नहीं हम। हमारी तो यात्रा है कि हम एक परिवार की तरह यात्रा करें। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा, बहुत से दर्शकों की भी ये जिज्ञासा होगी कि अब अमरनाथ यात्रा के लिए बहुत लोगों का मन करता है, लेकिन प्रक्रिया जो है उसमें रजिस्ट्रेशन की भी बात आती है। सामान्यतः नहीं तो आपको किसी भी अन्य धार्मिक स्थल की यात्रा करनी होती है तो आप गाड़ी उठाइए और चले जाइए। अमरनाथ यात्रा के लिए यदि कोई श्रद्धालु जाना चाहता है तो उसकी क्या प्रक्रिया है, संक्षेप में एक बार बताइए। एक तो मैं जब सन 2006 में गया तो मैं आपको जानकारी दूं, मैं बिना किसी प्रक्रिया के गया। आपको जानकारी देता हूँ कि मैं उसमें रजिस्ट्रेशन भी नहीं करा, होता था मैंने नहीं कराया, और मैं कॉन्वाई में भी नहीं गया। कॉन्वाई को मैं ठीक कर देता हूँ। कॉन्वाई वहाँ पर जो हमारे अर्धसैनिक बल हैं, सीमा सुरक्षा बल है हमारा, CRPF है हमारा, भारत तिब्बत सीमा पुलिस है, ये मिलके कॉन्वाई अरेंज करती है। आगे गाड़ी, पीछे गाड़ी, बीच में गाड़ियाँ, ऐसा। और हर 100 कदम पर आप इस यात्रा के लिए आश्चर्य करेंगे कि हर 100 कदम पर यात्रा के दौरान भारतीय सेना का या CRPF का जवान वहाँ खड़ा रहता है रोड के ऊपर, तो यात्रा होती है। इसलिए हम कई बार बात करते हैं कि यात्रा तो आसान नहीं है। 90,000 सैनिक, अर्धसैनिक बलों की उपस्थिति में यात्रा होती है। तो जब आपने दूसरी बात मुझसे पूछी कि यात्रा का प्रोसेस क्या है, लेकिन जब पहली यात्रा के बाद दूसरी यात्रा भी मैंने ऐसी की, लेकिन 2 यात्राओं के बाद ध्यान में आ गया कि हमको 3 यात्राओं के बाद कि वहाँ के सरकार के गाइडलाइन का हमको पालन करना चाहिए। 3 यात्रा मैंने ऐसी ही की। दूसरी यात्रा भी मैंने इनोवा से की और पहलगांव से की। तीसरी यात्रा मैंने बाय एयर की, यहाँ से दिल्ली बाय कार गया, कार से दिल्ली से बाय एयर श्रीनगर, श्रीनगर से टैक्सी ली और बालताल से हेलीकॉप्टर से गया और वापस नीचे हेलीकॉप्टर से आया और मैंने पूरी यात्रा की। लेकिन 3 के बाद अनुभव ऐसा आया कि हमको फॉलो करना चाहिए। तो फॉलो की जो पहली प्रक्रिया है कि अभी वर्तमान में 2 प्रक्रिया हैं, आप ऑनलाइन और ऑफलाइन 2 माध्यमों से आप इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यहाँ पर हर स्टेट में, हर राज्य में, हर जिलों में कुछ बैंकों को अधिकृत किया है उन्होंने। उन बैंकों में जैसे जयपुर की हम बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक अपना जो नेहरू पैलेस पे है, और जम्मू कश्मीर बैंक जो 5 बत्ती पर, ये पंजीकरण करते हैं। और इसके लिए भी लगता है? हाँ, पंजीकरण का अभी इस वर्ष तो 150 रुपये प्रति वर्ष यात्री शुल्क लगा, पहले 120 था लगता है। इसके साथ ही इसमें एक बड़ा विषय है कि मेडिकल होना एक बड़ा विषय है, और ये मेडिकल वो जो उन्होंने लिस्टेड तय कर रखी है उनसे ही करना पड़ता है। पिछले वर्षों तक तो क्या था कि जयपुर शहर में CSC से हो जाता था, पर इस बार उन्होंने जयपुर शहर के सैटेलाइट या उससे ऊपर के मेडिकल में जो करवाते हैं तो चूंकि वो दुर्गम स्थान है, ऊंचाई ज्यादा है, तो इसलिए करवाते हैं। हाँ बिल्कुल, 12,800 फीट पे समथिंग तो बाबा का स्थान है, लेकिन उससे पहले हम 14,000 फीट पर चढ़ते हैं। अच्छा। तो ऑक्सीजन की दिक्कत रहती है और डायबिटीज और जो बीमारियां हैं, तो उस पर मेडिकल मस्ट है। तो मेडिकल कराइए फिजिशियन से, उस मेडिकल के बिहाफ पे रजिस्ट्रेशन होता है।
रिजर्व होने के बाद आप अपनी गाड़ी से जा सकते हैं, अपने बस से जा सकते हैं, और या आप जम्मू पहुंचकर वहां आप बेस कैंप में शामिल होइए। वहां से वहां के जम्मू सरकार के माध्यम से जो रोडवेज की बसें हैं, उन बसों से भी यात्री किराए के अनुसार आप उसमें अप डाउन कर सकते हैं। आपको पहलगांव जाना है, चाहे बालताल जाना है, जो आपको माध्यम है वो सब उस कॉन्वॉय में ही जाएंगी, उसके माध्यम से भी कर सकते हैं। निश्चित रूप से ये दर्शकों के लिए जानकारी है कि जिनके मन में ये भाव है कि अमरनाथ यात्रा करनी है, तो धनंजय जी ने विषय स्पष्ट कर दिया है। आप भी अपनी मित्र मंडली के साथ में कोई गाड़ी करके भी जा सकते हैं, लेकिन प्रक्रिया का पालन अवश्य करना चाहिए। देवेंद्र जी, बात आपसे ये करना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर की स्थिति को लेकर भी जिस तरीके से परिवर्तन हुआ है, एक दौर में वहाँ अनुच्छेद 370 था, मोदी सरकार के आने के बाद में उसको हटाया गया। आपने अनुच्छेद 370 था उस समय भी यात्रा की, उसके बाद में भी की, क्या अंतर कुछ लगता है पहली यात्रा में और अब में? पहली यात्रा में और अब में इतना अंतर हो गया कि जब हम पहले जाते थे 370 हटने से पहले, तो मन में ऐसा एक अजीब सा भय रहता था। अब वो भय बिल्कुल यानी शून्य हो गया। अच्छा। और पहले की और अब की व्यवस्थाओं में भी अंतर आ गया कि पहले जो व्यवस्थाएं होती थी, मेरे को याद है कि 2023 में जब हम यात्रा कर रहे थे तो हम कानवाई में निकल गए थे और हमारे को रास्ते में ही पता चला कि वहां पे बदल पड़ गया। तो हमारे को एक स्थान पे वहां पे रोका गया जी। तो वो स्थान इतना अच्छा, सुरम्य और इतनी अच्छी व्यवस्थाएं कि वहां पे जो गवर्नर साहब हैं उन्होंने पूरी व्यवस्थाएं वहां पे संभाल रखी थी और इतनी अच्छी व्यवस्था है। उसके बाद में भी क्या है कि वो दुर्गम प्राकृतिक क्षेत्र है, तो वहां पे हर बार कुछ ना कुछ परिवर्तन दिखता है हमारे को। जिस रास्ते से हम पहली बार गए वो रास्ता भी आज तक नहीं मिला हमारे को। अच्छा। क्योंकि हर वर्ष नया रास्ता बनता है वहाँ। निश्चित रूप से नया रास्ता शायद इसलिए भी बनता होगा क्योंकि जैसे बादल फटने की घटनाएं हो जाती हैं, अतिवृष्टि की स्थितियां होती हैं, और फिर पहाड़ हैं, उनमें भी अपने आप कई बार रास्ते बनते हैं, बिगड़ते हैं, दुर्गम स्थितियां वहां देखने को मिलती। धनंजय जी, जानना ये चाहेंगे आपसे, जैसा अभी चर्चा में बात आ रही थी कि 90,000 सैनिकों की उपस्थिति में और इतनी कड़ी सुरक्षा के भीतर यात्रा होती है, मन को ये बात कचोटती नहीं है? अपने ही देश में, अपने ही आस्था के केंद्र, और वहां जाने के लिए इतना तामझाम। जो मैं अपनी यात्रा की बात शुरू कर रहा था आपसे, उस समय से मन में एक जो मेरे विषय था कि ये देश मेरा है, ये कश्मीर मेरा है, और आस्था मेरा एक विषय है। भगवान श्री में मेरी बहुत आस्था रहती है, लेकिन उस स्थान पर जाकर दावा करना कि ये देश मेरा है, इसलिए इस यात्रा का बहुत महत्व है। और ये यात्रा, मैं थोड़ी जानकारी कर रहा था कि 1988 में जहां 12 से 30,000 अधिकतम संख्या थी, 2011 में 6.5 लाख लोग थे। 6.5 लाख लोग 6,30,000, हाँ, इतने लोग थे। और 2018 में 2,85,000 लोग थे। तो इतना बड़ा जो मूवमेंट चलता है वो एक आंदोलन है हमारा, कि ये संपूर्ण देश इस भारत का अभिन्न अंग है, भारत का हिस्सा है, और ये हिंदुत्व संस्कृति का देश है। तो इसलिए ही मेरा मन बार बार वहां जाने का रहता है। दूसरा जो मुझसे आपने पूछा कि सुरक्षा व्यवस्था, 90,000 सैनिक अपने ही देश में, जब हमको इतनी सारी व्यवस्था, सुरक्षा, एक दर्शन करने के नाम पर, आस्था करने के नाम पर हमको इतनी सुरक्षा लेनी पड़ी, तो मन को दुख दूर होता है। परंतु इसमें बदलाव आया है। मैं 370 हटने के बाद हमको तो बहुत अच्छा अनुभव कि जब 2019 में धारा हट रही थी, हम उस समय यात्रा पे थे। अच्छा। और हम जब यात्रा पे थे, तब जब बालताल उतरे यात्रा से, तो जो वहाँ पर भंडारे वाले हैं जो बहुत अच्छी व्यवस्था करते हैं, उन्होंने कहा भाई साहब जल्दी निकल जाओ आप, क्या कुछ बड़ा होने वाला है। और ऐसी चर्चा थी, कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, और हमको भी आभास हो गया कुछ बड़ा होने वाला है और मीटिंग होने वाली है। तो एक तरह से यात्रा को रुकना था, इतने हो गया था। मैं आपको बाद में बताऊंगा, मैं ऐसे भी पहले भी 2008 की यात्रा में ऐसे 5 दिन फंस गया था मैं। अच्छा। हाँ, तो इस यात्रा में बड़ा होने वाला था, पर हमने तो कहा ठीक है, हम तो निकल जाएंगे। और हम लोग क्या है, वैसे भी 2016 से यात्रा का एक नया मार्ग बना लिया हम लोगों ने कि हम 2016 से वापस नहीं लौटते श्रीनगर, हम 16 से वापस जोजिला दर्रा पास करते हुए लेह लद्दाख होकर उस रूट से जाते हैं। तो थोड़ी चिंता कम थी सुरक्षा की। मैं हमेशा कहता था लोग इन सबको, साथ वालों को, कि जोजिला दर्रे तक हमको
टेरर है डेमोग्राफी का। हाँ। 2000 जोजिला दर्रे तक डेमोग्राफी का टेरर है, और उसके ऊपर हमको ज्योग्राफिकल टेरर है। वो स्थितियां थोड़ी हाँ, पहाड़ और हाइट, ऊंचाई, ऑक्सीजन और बड़ा विकट सा ऐसे, लेकिन वहां पर डेमोग्राफी टेरर नहीं है। तो हमको है वहां, जैसे ही हम दर्रा पास करते थे, हमको लगा वाह क्या जगह पे आ गए, कहीं गाड़ी खड़ी करो, कहीं रुको, कहीं बैठो। वहां ऐसा नहीं, हम करगिल में बैठते थे, करगिल में मुसलमान बहुत रहते हैं, लेकिन उनका व्यवहार, उनका आचार एकदम बहुत बढ़िया रहता है। तो जो आपने कहा ना 90,000, मन को बहुत कचोटता है कि अपने ही देश में हम कोई कहीं और कंट्री में थोड़ी जा रहे हैं, परंतु बदलेगा समय, इतना बदला है तो और बदलेगा। निश्चित रूप से ये आशा भी है, ये कामना भी है कि स्थितियां बदलें, कि अपने ही देश में अपने ही लोगों की सुरक्षा के लिए यदि इतने 90,000 सैनिक लगाने की आवश्यकता पड़ रही है तो निश्चित रूप से ये एक विचारणीय विषय जरूर हो जाता है। देवेंद्र जी, हम चाहेंगे दर्शकों तक उन प्रमुख स्थानों का नाम भी आए कि जिस तरीके से आप जयपुर से रवाना होते हैं तो क्या रूट रहता है जाने का। जैसे धनंजय जी ने बताया, आने का रास्ता तो आपने बदल लिया है, पर जाते समय कैसे कैसे कहाँ कहाँ रुकते हुए जाते हैं, एक बार दर्शकों तक जानकारी आ जाए। हम जयपुर से रवाना होते हैं तो पहले पठानकोट हम रुकते हैं, फिर दूसरे दिन जम्मू में यात्रा के लिए बेस कैंप बना हुआ है, वहां जाके हमारे को रिपोर्टिंग करनी होती है, वहां रिपोर्ट करते हैं। उस दिन पूरा दिन वहीं रुकते हैं। रात्रि को लगभग 3 बजे के आसपास, 1:30 बजे से तैयारी शुरू होने लग जाती है यात्रा रवाना होने की। तो उसमें वो यात्रा असेंबलिंग और ये सारी प्रक्रिया वहाँ चलती है जी। और जब हम वहाँ यात्री विश्राम गृह में जब पहुँचते हैं ना, तो उस समय पूरे वाहनों की चेकिंग और हमारे परमिट की चेकिंग और ये सारी प्रक्रियाएं दिन में पूरी हो जाती हैं। फिर हम कानवाई में शामिल होते हैं। कानवाई में शामिल होने के बाद में वहाँ से कानवाई के साथ चलते हैं। तो जैसे बालटाल अगर से यात्रा करनी होती है तो हम बालटाल शाम तक पहुंच जाते हैं, या पहलगांव से शुरू करनी होती है तो पहलगांव शाम तक पहुंच जाते हैं। तो गाड़ियों से कहाँ तक पहुंचते हैं? हमने यात्रा जयपुर से ही गाड़ी तो गाड़ी से फिर गाड़ी आपकी कहाँ तक पहुंचती है? बालटाल तक गाड़ी? हाँ, बालटाल तक। फिर बालटाल से फिर पैदल चलना? वहां से पैदल। तो बालटाल से जो वो पवित्र गुफा है उसकी दूरी लगभग कितनी होती है? बालटाल से है लगभग 21 किलोमीटर। कितना समय लग जाता होगा उसमें करीब? हम सुबह 4 बजे निकलते हैं और रात्रि को कभी 1:30 बजे, कभी 2 बजे वापस नीचे। बता रहे दूरी लगभग बालटाल से दूरी 16 किलोमीटर पड़ती है, 16 और पहलगांव वाले रूट से दूरी 32 किलोमीटर की है। इस यात्रा के शुरुआत में एक रोचक विषय और है कि जो यात्रा, मेरी पहली यात्रा सीकर से शुरू हुई थी, मैं सीकर ही था प्रचारक, तो वहीं से रींगे से शुरू हुई थी, तो आज तक रूट वही बना हुआ है हमारा। अच्छा, ये पहलगाम से जाते हैं? नहीं, ये हम जयपुर से बाया सीकर होकर, रतनगढ़ होकर, हनुमानगढ़ होकर पठानकोट जाते हैं। अच्छा, ये वाला। इस पूरी दूरी में हमारी 100 किलोमीटर बढ़ती दूरी। हाँ। पर हमारा वो पहले दिन से ये रूट ऐसा बना हुआ है कि कुछ तो सीकर का प्रेम रहा, तो रात्रि में जाकर हनुमानगढ़ रुक जाते थे हम लोग। वहाँ एक मेरे साथ प्रचारक थे, आजकल संत हैं उदासीन संप्रदाय के, उनके आश्रम में फिर निकल के फिर बाकी तो बताया इन्होंने। तो लेकिन वहां से पैदल लगभग कितना घंटे? तो 16 किलोमीटर दूरी है। जो स्वस्थ आदमी है वो 3, साढ़े 3, 4 घंटे में बालटाल कर लेता है, और जो रोज नहीं करते, हम जैसे लोग हैं, तो हम भी 4 से 5 घंटे में उसको कर लेते हैं। एक्चुअली क्या है, पूरी यात्रा में एक बात अनुभव कि सारी गाइडलाइन ठीक है कि आपको रोज 5 किलोमीटर चलना चाहिए, इतना आपको व्यायाम करना चाहिए, लेकिन वहां जाके लगता है कि जिसकी विल पावर है, दर्शन वही करता है। इच्छा शक्ति। हाँ, जिसकी इच्छा शक्ति है। मैं पहली बार जब इनको मैं यात्रा पे लेके गया था, ये अपना अनुभव सुनाएंगे, तो इनको उतरते समय मैं नीचे धक्का मार के मैं सपोर्ट दे के ले गया था। अच्छा। हाँ, क्योंकि और आज पिछली बार की यात्रा थी, सबसे पहले उतरने वाले लोग वे थे। अच्छा। वही यात्रा, वही मार्ग, और 2 साल में उम्र बढ़ी होगी, आयु बढ़ी होगी, सब बढ़ा होगा, लेकिन जब पहली यात्रा में इनको 2017 में लेके गया था, तब तो इनको मैंने पीछे से सपोर्ट दिया, बिल्कुल हाथ से सहारा, चलने के लिए, चलो उतार के लाया इनको मैं। क्योंकि मैं जब सबको लेके जाता हूँ तो एक स्वभाव है मेरा कि सबसे अंत में पीछे में ही रहता हूँ, कोई छूट नहीं जाए। और जब 2023 की यात्रा थी, हम जब 36-37 लोग गए थे, तो जब उतरना शुरू हुए तो सबसे पहले शायद 3.5 पौने 4 घंटे में उतर के नीचे आ गए। तो वो अनुभव ये है कि वहां जो इसकी इच्छा शक्ति होती है और भगवान में आस्था है।
आपको उस परमिश में बालटाल और पहलगाम में घुसने के बाद आपकी आस्था और आपकी इच्छा शक्ति ही दर्शन कराती है। 85 साल की बूढ़ी महिला है, अब तो आयु 75 तय कर दी, या 13 वर्ष का बालक है, लेकिन अब जिसकी आस्था और इच्छा शक्ति है उसको दर्शन भगवान देते हैं। ये निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण बात है और शायद मनुष्य के लिए इसीलिए कहा जाता है कि तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। आपकी इच्छा शक्ति कैसी है और किस भाव से आप वहां जा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से यात्रा दुर्गम है, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी जिजीविषा का वहां पर एक प्रकार से परीक्षा होती है और उसी आत्मविश्वास और उत्साह के साथ यदि आप जाते हैं तो निश्चित रूप से भोले बाबा के दर्शन भी होते हैं। कार्यक्रम अंतिम चरण में है और कोई आपको कोई घटना कोई ऐसी विशेष में आ रही है तो मैं बताता हूँ जी। वहां पे जब यात्रा करते हैं ना बाबा के लिए, तो दो वो है, या तो पैदल चल सकते हैं या घोड़े या खच्चर भी अपन वहां ले सकते हैं जी। तो हमने 2-3 यात्राएं पैदल की। एक बार ऐसा लगा कि अपने को जल्दी आना वापस, तो हमने घोड़े कर लिए। हम घोड़ों से यात्रा कर रहे थे। अच्छा, वो जो मार्ग है ना, वो मार्ग 2.5-3 फीट का है, ज्यादा से ज्यादा 4 या 4.5 फीट। उसी में तो पैदल यात्रियों को चलना होता है और उसी में घोड़ों को, उसी में घोड़े चले। तो घोड़े चलते खाई की तरफ और पहाड़ की तरफ चलते पैदल यात्री। अच्छा, तो हम ऐसे ही बातचीत करते हुए चल रहे थे, तो ऐसे नरेंद्र जी और हम आपस में बातचीत कर रहे थे कि घोड़ा गिर जाए तो। इतने में ही हम लगभग कोई आधा किलोमीटर चले होंगे और मेरे से जस्ट आगे वाला घोड़ा यात्री को लेके ही नीचे खाई में सीधा। और क्या मन का भाव रहा है। इतना वो लगा। फिर एक बार तो कहा, फिर वहां जो लोगों का भाव रहता है ना कि हम तो भोले बाबा के यहाँ आए, अब ठीक है भोले बाबा जैसा करेंगे वैसा नहीं। वो जब सब ईश्वर पर छोड़ दिया है तो अब फिर भी मन कमजोर नहीं होता। इसी में मैं जोड़ना चाहूंगा, जब पहली यात्रा थी तो हमारे साथ एक सज्जन थे। अब क्या है कि हम लोग तो शादी ब्याह में घोड़ी बैठते हैं और तो बैठते नहीं, और आदत भी नहीं है। और मेरे जीवन में भी 2006 में शादी नहीं हुई थी, वो पहली बार घोड़े बैठा था। अब वहाँ घोड़े वाले क्या करते हैं, घोड़े रखते हैं 7 और ड्राइवर होते हैं 5। अच्छा, तो जिन सज्जन को साथ में घोड़ा दिया, वो घोड़ा थोड़ा बदमाश था, वो चलता किनारे पर था। अब वो पहली बार वो भी गए थे, डर उनको भी लग रहा था। इन्होंने कहा जो डरता है ना वो ही गिरता है। वो वापसी में लौटते समय उस घोड़े ने लगभग गिराना तय कर लिया, या ये खुद मन से इनको लगा मैं गिर रहा हूं, तो ये खाई साइड में ना होकर पहाड़ की साइड में गिर गया। घोड़ा रोक लिया कि मैं तो इस घोड़े पे नहीं बैठूं। सबको साथ लेके चलने का स्वभाव है। मेरा घोड़ा जो था वो बिना ड्राइवर का था। अच्छा घोड़ा था, तो मैंने उनको मेरा घोड़ा दिया कि आप इस बैठो, मैं आपके घोड़े बैठता हूँ। घोड़ा ही नहीं, आप ड्राइवर भी दो मेरे वाला। अच्छा। तो उनको ड्राइवर भी, उनका ड्राइवर ले गए, मेरा घोड़ा ले गए और मैं उस पर चला। तो ऐसे और इस यात्रा में कुछ बातें और मैं जोड़ देता हूँ कि हम इतने वर्षों में यात्रा सामान्यतः पहाड़ में गाड़ियां दिन में चलती हैं, लेकिन जो बीच का दौर रहा 2008 से लेकर लगभग 2015-16 तक, 16 तक से ज्यादा रहा, 16, 17, 18 तक रहा कि पत्थरबाजी घटनाएं बहुत होती थी। तो यात्राओं को रात में कर दिया गया, हमको पहाड़ों पर रात में चलाया जाता था। अच्छा। और रात रात में पहलगांव पहुंचाना, रात रात में बालतल पहुंचाना, ये हमको करते थे। पूरी आर्मी, पूरी हम कार्रवाई को रोक देना, पूरे ट्रैफिक को खाली करना, घरों को सील पैक करना और रात में वहां से हमको निकालना। तो ऐसे भी दौर हमने देखा है। मेरी इनोवा पर आज भी एक पत्थर का, आज भी ऊपर बॉडी के ऊपर पत्थरों का निशान है, क्योंकि वो ऊपर है इसलिए उसको बहुत ध्यान देते नहीं हम लोग। तो ऐसा नहीं है कि हमको घटनाएं नहीं हुई हमारे साथ। और एक बार तो जब हमने ये मार्ग बदला, उस साल की बात है कि हम लोग गए तो हमारी गाड़ी तो स्पीड से निकल गई, पीछे बस आई तो पत्थरबाजी हो गई। ऐसी घटनाएं होती रही। लेकिन 2018-19 के बाद जब से धारा 370 हटी, एक भी घटना यात्रियों पर वहां के किसी भी उपद्रवी द्वारा नहीं की गई है। ऐसा
निश्चित रूप से समझा जा सकता है। बहुत विकट परिस्थितियां रही हैं और एक दौर पे जब पत्थरबाजी की घटनाएं हुआ करती थी, कश्मीर के जो युवा थे उनके हाथों में पत्थर हुआ करते थे, और बहुत से ऐसे चित्र हमने टीवी पर और मीडिया के माध्यम से भी देखे होंगे कि फौजियों का भी जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्वाभिमान कैसे गिराने के प्रयत्न, वहां कुत्सित प्रयत्न होते थे उन लोगों के द्वारा, कहीं ना कहीं उन घटनाओं में अब कमी आई है। और ये देश के नेतृत्व का भी निश्चित रूप से इन सब चीजों पर असर होता ही है, वो सारी दुनिया देख रही है। देवेंद्र जी, हम चाहेंगे कि जो लोग पहली बार अमरनाथ यात्रा पर जाना चाहते हैं, ऐसे नए जो लोग हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? उनके लिए यही है कि भोले बाबा का ध्यान करो और फिर यात्रा का आरंभ करो। ऐसा शानदार और अविस्मरणीय जो यात्रा का अनुभव है वो हमेशा रहेगा। हम जब भी जाते हैं ना तो हमारे को ऐसा लगता है कि ये अंतिम यात्रा रहेगी अपनी, अगली बार नहीं आना। पर जैसे ही वहां भोले बाबा के दर्शन होते हैं जी, हम भोले बाबा से वादा करके आ जाते हैं कि अगली बार फिर आएंगे। धनंजय जी, और कोई बहुत महत्वपूर्ण कोई घटना ध्यान में आ रही है या फिर कुछ संदेश देना चाहेंगे? ये यात्रा जो है ना, आप तो एक बार मन में ऐसा आया कि इस यात्रा को 3 दिन में कर सकते हैं क्या? अमूमन यात्रा में 7 दिन लगते हैं, तो हमने हवाई जहाज से प्लान किया। पर भोले की कृपा देखो, हम सुबह दिल्ली से बैठे, 11 बजे श्रीनगर, 1 बजे हम बालताल और 1 बजे हेलीकॉप्टर लिया और सीधे दर्शन किया और लौट कर शाम को नीचे आ गए। अगले दिन हमने वहां से फिर टैक्सी की, तब तक तो श्रीनगर में दंगे चालू हो गए अच्छा, और 5 दिन में वहां फंसा रहा। 5 दिन, अटके रहे। 15 अगस्त का दिन था, आसपास आने वाला था, तो वहां दंगे होते ही थे। फिर वहां एक सीआरपीएफ के एक असिस्टेंट कमांडर दोस्ती हुई, तो और जबकि वो अर्धसैनिक बल के अंडर में लोकल एसपी के अंडर रहता है, वो एसपी मान नहीं रहा, छोड़ेंगे नहीं। तो जो असिस्टेंट कमांडर मिस्टर राणा थे कि धनंजय जी, मैं आपको बख्तरबंद गाड़ी में भिजवा देता हूँ। उन्होंने कहा कहाँ भिजवाओगे? तो बोले साहब चल जाओ हाईवे पर। हाईवे से हमने कहा वहां चल देंगे लेह लद्दाख, और वहां से ले लेंगे हवाई कोई गाड़ी। हमको अनुभव नहीं था, हमने मन में सोच लिया ले से तो टैक्सी मिलना मुश्किल काम और हवाई जहाज में करंट टिकट मिलना मुश्किल काम। लेकिन भोले की कृपा हुई कि जैसे हम हाईवे पर गए तो वहां एक आर्मी का चेक पोस्ट था। आर्मी का चेक पोस्ट था, लाल टोपी वाले जो आर्मी वाले होते हैं उनसे परिचय हुआ, तो वो हमारे राजस्थान के ही अपने निकले। और बात ही चली तो जहां मेरी ससुराल है उन्हीं के भाई बंधुओं में थे वो। तो मेरे एक तरह से इन-लॉज भी लगे वो। तो उन्होंने कहा आप घबराइए मत, तब रुकिए मैं खाना बनाता हूँ। तो उन्होंने उसी टेंट में, छोटे से टेंट में खाना बनाया, हमको खिलाया और फिर हमने थोड़ी बातचीत करी ब्रिगेडियर जी से। तो सोनमर्ग आर्मी बेस में कैंप में रखा हमको। ये वो दौर था जब दंगे की शुरुआत हुई थी, 2008 की बात है। और उस समय पूरा कश्मीर ऐसा लग रहा था कि जो उस कश्मीर के अंदर रेलवे के अधिकारी सब लोग भाग रहे थे। तो उस आर्मी के अधिकारी ने रात को हमको लोकल गाड़ी दी और उनको कहा कि इनको एयरपोर्ट छोड़ना। हम संयोग से एयरपोर्ट पहुंच गए 5 बजे। अब वहां का एयरपोर्ट तो बंद रहता है 5 बजे। 3 घंटे तक हम बाहर। तो वह सीआईए सब कुछ जवान थे, वो नवलगढ़ झुंझुनू का था। सर भाई साहब आप सामने रहो, पर अंदर तो नहीं आने देंगे, आपको फ्रेश होना तो आदो कर लो। तो वो दौर थे। हमने देखा है कि जब पूरा कश्मीर ऐसा लग रहा है वहां से पलायन कर रहा है, तो इतनी बहुत असंख्य प्रसंग है हमारे मन में, साथ जीवन में घटी है। रास्ते में कोई बीमार हो गया, दर्द हो रहा है, कुछ नहीं मिल रहा हमको ले के अंदर, और जहाँ चिड़िया भी नहीं है, घास का तिनका भी नहीं है, और हमारे एक साथी को बहुत तेज दर्द हो रहा है। तो अनुभव था कि एक आ गया आर्मी का कैंप आएगा, गाड़ी वहां लगाई, उनको इलाज किया, वो ठीक हो गए। ऐसे बहुत प्रसंग है, पर इतना कम समय की मर्यादा है कि इन्हें 20 वर्षों का प्रसंग हम 1 घंटे में कोई 1.5 घंटों में पूरा कर लेंगे। हर बारी जब रूट ही हर बार नया बन जाता है तो घटनाएं तो निश्चित रूप से बहुत होंगी। आगे फिर इन अनुभवों के लिए हम दोबारा धनंजय जी को आमंत्रित करेंगे स्टूडियो में। बहुत सारी घटनाएं हैं, 20 वर्षों से लगातार जा रहे हैं अमरनाथ यात्रा पर, और हर एक यात्रा के यदि वृतांत आप सुनने लग जाएंगे तो निश्चित रूप से 5-7 घंटे तो कम से कम आपको लगेंगे ही। लेकिन 2-3 बातें निश्चित रूप से ये तय है कि यदि आप ठान लेते हैं कि दुर्गम परिस्थितियां होने के बावजूद भी मुझे जाना है, मन में आस्था है, मन में देशभक्ति है, और मन में ये भाव है कि भोले बाबा का काम है, वे निश्चित रूप से रास्ते को, दुर्गम रास्ते को भी सुगम बनाएंगे, तो फिर आपको न केवल वहां भोले बाबा के दर्शन होने वाले हैं, अपितु कश्मीर को जो दुनिया का स्वर्ग क्यों कहा जाता है, ऐसे अनेक अद्भुत प्राकृतिक दृश्य भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन मन में उत्साह रहेगा
तो आप अच्छे से यात्रा कर सकते हैं, और भय रहेगा तो फिर कुछ कठिनाई हो सकती है। यदि आपको अमरनाथ यात्रा से संबंधित और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में आप लिख सकते हैं। हम दोनों महानुभावों से आग्रह करेंगे कि यदि आपकी कोई जिज्ञासा है उसका समाधान करने के लिए भी। बहरहाल आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके अवश्य अवगत करवाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।